मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि महोदय करते हुए भवन मतवाली है। पूरे रामजी शाह जिनका हौसला है ये खूब दूर अंदाज में मंच की तरफ माननीय मुख्य अतिथि युद्ध से जीत वापस लौट पाए हैं। बहुत सुंदर मंच की तरफ मंच से गुजरती हुई राडो नंबर 3 शानदार जोरदार तालियों के साथ जवानों का राडो नंबर 6 बहुत ही खूबसूरत तालियां बहुत कमजोर है जवानों को उठा के आगे। इसके बाद मोटरसाइकिल दस्ता इन्होंने अपनी मेहनत तक कंजूसी नहीं की है। क्या विश्वव्यापी परियोजना जो संवैधानिक शपथ दिलाने का काम किया गया, ये सब इसी संविधान के तहत तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी संविधान के अंतर्गत भारत गणराज्य का स्वरूप हासिल करते हुए अपनी प्रगति की दिशा में, उन्नति की दिशा में, विकास की दिशा में पूरे देश के हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को मुख्य धारा में समाहित करते हुए आगे बढ़ने का शुरुआत किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 74वां गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में बहुत ही खूबसूरती के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों को, जवानों को, आमजन को अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
साथियों, हम सब जानते हैं कि लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्षों के बाद, तमाम बलिदानों के बाद, शहादतों के बाद जाने अनजाने कितने देश के महासपूतों ने आजादी के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, संघर्ष देने का काम किया। त्याग और तपस्या के और संघर्षों के बाद हम लोग 15 अगस्त 1947 को अपने देश की आजादी को हासिल कर पाए थे। और इस आजादी में मैं समझता हूँ कि पूरे देश के गांव-गांव से, शहर से, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, हर वर्ग, धर्म और जात के लोगों का इस संघर्ष में अभूतपूर्व रूप से योगदान रहा। और प्रगति में अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर भागना पड़ा, हम आजाद हुए। हमारा संविधान बनाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन हुआ। और आप हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 को समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक नया संविधान का स्वरूप गठित हुआ, जिसको आज हम लोग कानून दिवस में, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को उस समिति की रिपोर्ट के बाद उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हो सका। और तब से लगातार देश का संचालन, यहाँ के कानून, यहाँ के विकास, यहाँ के सब लोगों के साथ न्याय की व्यवस्थाएं, हम लोगों की जीवन शैली हो, हम लोगों के अधिकारों की बात हो, हम लोगों के सारे क्रियाकलाप हो, ये सारा का सारा देश इस संविधान के अंतर्गत व्यवस्था के अनुरूप चलने का काम कर रहा है। हम आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो विदेशों में लोग कहते थे सफेदों का देश है, अंधविश्वास वालों का देश है। और हम सबको याद होगा, अगर कुछ पुराने लोग बैठे हों, हालांकि वो लोग बहुत कम और जीवित हैं जो आजादी के समय के थे, आजादी के मिलने के बाद देश में बहुत पीछे पिछड़े हुए थे लोग। न आवागमन के रास्ते थे, न विकास की कोई प्रायोजित नियोजित तरीके की योजनाएं थी, न हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर के बात करें या अन्य स्थितियों की बात करें, कोई भी नियोजित तरीके से हम लोग विकसित नहीं हो पाए थे। देश आजाद हुआ और उसी समय पाकिस्तान से संघर्ष हुआ, चाइना का युद्ध हुआ, तमाम परिस्थितियां देश को विपरीत हालात से जो गुजरने के लिए होना पड़ा। दुर्भाग्य था हमारे देश का कि कट्टरपंथी सोच के तहत हमारे देश के टुकड़े हुए, और टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान के रूप में नए देश का उदय हुआ। देखना खुशी है कि भारत जहाँ एक और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, वही वो देश जो पाकिस्तान के रूप में हमसे अलग हुआ था, आपके सामने है कि दाने दाने को मोहताज होने का काम कर रहा है। और ये साफ करता है कि मजहब, पंथ और धर्म के आधार पर, कट्टरपंथा के आधार पर जब कोई निर्णय होता है तो वो भविष्य के लिए दुखद निर्णय रहता है, कभी वो फलितपूर्ण निर्णय नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान के हालात उसकी गवाही दे रहे हैं। ये भी सही है कि उस समय जब देश को अनाज की जरूरत पड़ी भारत को, तो उस समय और युद्ध की स्थिति आई, उस समय हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को आगे ले जाने का नारा देने का काम किया था। वो नारा था जय जवान और जय किसान का नारा। उसी नारे के आधार पर हम लोगों ने न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का काम किया, बल्कि आज की तारीख में उसी नारे का सपना है। उसी नारे को सपना करते हुए हमने वैज्ञानिक आधार पर खेती शुरू की, वैज्ञानिक आधार पर एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिफॉर्म किया। और आज परिणाम है कि भारत न सिर्फ अपने देश के लोगों को पेट भरने का काम कर रहा है, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन करके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विश्व के अन्य गरीब देशों का, जरूरतमंद देशों का पेट भरने का काम कर रहा है। आज हम पूरे देश को
जहाँ एक और पाकिस्तान में आटे के लिए संघर्ष हो रहा है, पेट भरने के लिए, एक एक दाने के लिए संघर्ष हो रहा है, वहीं भारत देश और प्रदेश दोनों की सरकारें मिलकर के वर्षों से कोरोना काल से अब तक गरीबों को निःशुल्क रूप से राशन, भोजन और दाने, आटे की हमारे खाद्य रसद की व्यवस्था करने का काम करेंगे। आज उससे भी हम आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक सपना सुझाया था, भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने के लिए विश्व की महाशक्ति के रूप में एकाग्रता से काम करने का, और हम लोगों ने उसमें आगे बढ़ते हुए जो हमारा नारा था जय किसान जय जवान का, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। उसके साथ ही आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया कि हम जय किसान जय जवान के साथ साथ जय विज्ञान और जय अनुसंधान करने का काम करेंगे और विश्व की अग्रणी शक्ति बनाने का काम हिंदुस्तान करेगा। उसका परिणाम था, आप देखने को मिला कि जो लोग हमें सफेदों का देश कहते थे, अंधविश्वासी कहते थे, पिछड़ा हुआ कहते थे, वो देश कोरोना काल में वो बड़े बड़े देश जो अपने को बहुत ही एडवांस देश कहते थे, विकसित देश कहते थे, लेकिन कोरोना के काल में वो देश घुटनों के बना थे। लेकिन हिंदुस्तान के अनुसंधान कहेंगे, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की महान उपलब्धि कहेंगे, हम बधाई देना चाहते हैं हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को और हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री को, जिन्होंने विकास समय में कोरोना की वैक्सीन बना करके न सिर्फ अपने देश के लोगों की जान बचाने का काम किया, बल्कि विश्व के 100 से ज्यादा गरीब देश, मित्र देश, जिनको कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए न तो वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा था और न उस तरह के उत्पाद के बाद कोई संसाधन थे, उन देशों को वैक्सीन की आपूर्ति करके विश्व में एक महानतम काम करने का अपना उद्देश्य पूरा किया। और उसका परिणाम था कि विश्व में आज भारत की गिनती उन देशों में समार होने लगी जो विश्व की अगुवाई करने की हैसियत रखते हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांस देश कहलाते हैं। और भारत ने बखूबी तरीके से, बेहतरीन तरीके से कोरोना की लड़ाई जीतने का काम किया और कोरोना के साथ साथ अपने विश्व देशों के लिए लोगों की जान बचाने का काम किया। आज हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में क्या नारी सशक्तिकरण की बात हो, अभी आप देख रहे थे हमारे पुलिस में भी जो बेहतरीन परफॉर्म या हमारी महिला शक्ति नारी शक्ति दे रही। आज नारी शक्ति होती हुई शक्ति है, और ऐसी शक्ति जिसमें आज हमारे युवकों को भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे लोगों को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले कई सालों से हमारे उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल के रिजल्ट, इंटरमीडिएट के रिजल्ट या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि बच्चियां बच्चों से कहीं पीछे नहीं और बच्ची हर क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्म करने का काम कर रही है। आज चाहे भारत की सेना हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, वैज्ञानिकता का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र में जो DMS और ये प्रशासनिक सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बच्चियों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने का काम किया है। और पूरे हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार दोनों का प्रयास है कि आने वाले वक्त में हमारा महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य बेहतरीन तरीके से आगे जाए और नारी शक्ति हमेशा जिसकी पूजा चिरकाल से परंपरागत रूप से हिंदुस्तान जिसकी पूजा करता रहा है, अगर हमें अपना आध्यात्म माना है तो वो भी नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा और काली के स्वरूप को, माँ सरस्वती के स्वरूप को, माँ लक्ष्मी के स्वरूप को आगे मानते हुए, आराध्य मानते हुए उसकी पूजा करने का काम किया है। उसी प्रकार नारी शक्ति के रूप में हम चाहते हैं कि नारियां लगातार हर क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्म करें, बेहतरीन परिणाम दें और हम सबका नेतृत्व अगुवाई करने का काम कर सकें। हमारे बच्चों के साथ हमारी बच्चियां भी हर क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके, ये प्रदेश और राज्य की सरकार का प्रयास। आज हमारा संविधान के लागू होने का 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 74वें वर्ष में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। पर इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारे देश को राज करते रहे, जिन अंग्रेजों ने लगातार लंबे समय तक हम पर राज किया, जिनसे हमें स्वतंत्रता अर्जित की, आज हमें फख्र और गौरव होना चाहिए कि विश्व की बढ़ती हुई हमारी जो इकोनॉमी है, विश्व में बढ़ता हुआ भारत है, जो अर्थव्यवस्था है, आज
पड़ोसी जिसने हमको राज दिया था वो ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हिंदुस्तान हो गया है। ये हम लोगों के लिए फख्र और गौरव की बात है। और हम समझते हैं कि हमें गौरव होना चाहिए भारतीय संविधान पर, गौरव होना चाहिए अपने नेतृत्व पर, और गौरव होना चाहिए अपने आजादी के सपूतों पर, जिनकी बलिदान से, जिनके संघर्षों से हम लोग आजादी का मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए। आज हम बधाई देना चाहते हैं हिंदुस्तान वाके और खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को। कोरोना काल में तमाम व्यवस्था टूटी, तमाम अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तमाम औद्योगिक रूप से कमजोर हुए, व्यापार घटा, इकोनॉमी डाउन हुई, लेकिन भारत के किसानों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि कोरोना के काल में भी कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपज, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में ताकत देने का काम किसी ने किया तो कृषि क्षेत्र है। इसलिए देश के प्रदेश के किसानों को खुले में बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ करके बड़े योगदान के लिए जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को बदलाने का काम किया। आज हम अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो आज भारत को विश्व की उभरती हुई बड़ी ताकत माना जाता है। जो पाकिस्तान कब तक बड़ी बड़ी चीजें मारता था, हम लोगों को नुकसान पकड़ने का काम करता रहता था, वही पाकिस्तान और दुश्मनों के बल आ गया है। हमारा बगल के और अन्य देश हो, उन देशों में भी हम लोग उभरती हुई शक्ति बने हैं। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज G20 की अध्यक्षता जो ग्रुप 20 ऐसा समूह है विश्व का जिसमें 85% इकोनॉमी की ताकत है, जिसके बाद उभरते हुए बाजार के 75% की ताकत है। ऐसे ग्रुप की अध्यक्षता करने का मौका हिंदुस्तान को मिला है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज उसकी 1 साल के अंदर भारत का अध्यक्ष बना है और अध्यक्ष बनने के नाते आज उसकी ज्यादातर मीटिंगें हिंदुस्तान में हो रही हैं और ये मीटिंगें उत्तर प्रदेश के 4 नगरों में हो रही है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इस मंच के माध्यम से भारत को विश्व पटल पर नेतृत्व करने की नई क्षमता, नई नेतृत्व करने की एक जिज्ञासा, जिसमें भारत ने नारा दिया है वसुदेव कुटुंबकम, कि हम पूरा विश्व को एक थीम के तहत पूरे विश्व को बदलाव मानते हुए उसको बहुत ही आगे ले जाने का पूरा भविष्य, एक साथ पूरा विश्व का भविष्य भारत के साथ जोड़ते हुए सुकून के साथ, खुशहाली के साथ प्रगति के रास्ते पर ले जाने का, शांतमय वातावरण देने का एक माता रखते हैं। इसको सपना पूरा करने का काम भारत करेगा। आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना करने का काम हम लोगों ने नारा दिया है कि हम भारत को एकता के साथ जोड़ते हुए, सभी धर्मों जात के लोगों को इकट्ठा करते हुए, औद्योगिक घरानों को जोड़ते हुए, व्यापारिक आर्थिक महाशक्ति बनाते हुए, किसानों को आगे बढ़ाते हुए विश्व में महान ताकत बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिलित करने का निर्णय लिया है और लक्ष्य से 2.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टर यूपी में 10 से 12 फरवरी के लिए आ रहे हैं। आज हम बधाई देना चाहेंगे क्या ट्रिपेट टी के माध्यम से, ट्रिपेट टी का जो नारा है, ट्रिपेट टी का मतलब ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उस नेतृत्व को आइए हम आह्वान करते हैं कि हम लोग सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने के लिए विश्व के 5वीं जनसंख्या के आधार पर 6ठा देश उत्तर प्रदेश इसकी आबादी 25 करोड़ है। इसकी अपनी परफॉर्मेंस रिफॉर्म करते हुए हम उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की होगी। इसी के साथ मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि वर्तमान में समाज के हर वर्ग धर्म जात के लोगों के विकास करिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के विकास के लिए, हम हर वर्ग के विकास के और समृद्धि के लिए, उसको न्याय देने के लिए, विकास देने के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। और हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को आदरणीय मोदी जी और योगी जी की अगुवाई में एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। सारे लोगों की
जो भूमिका है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो परिकल्पना है, हमारा जो एक उद्देश्य है, हमारा मिशन है, कभी पूरा होगा कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन करने का काम शुरू कर दे। अगर नौकरी वाले नौकरी में अपनी ईमानदारी से दायित्व का निर्वहन करें, किसान अपने दायित्व का निर्वहन करें, व्यापारी अपने दायित्व का निर्वहन करें, पत्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करें, हर व्यक्ति यह निर्णय ले कि ईमानदारी निष्ठा के साथ, राष्ट्रीय और भावना के साथ हम सबसे पहले अपने ईमानदारी से दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो वो कोई कारण नहीं हिंदुस्तान को विश्व की महाशक्ति मानने से कोई रोक देगा। और हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे, निश्चित रूप से आगे जाएंगे। हम लोग ईमानदारी के साथ मिलकर के सारी विघ्न बाधाओं को जोड़ करके हम लोग राष्ट्र मजबूत होगा, सभी मजबूत होंगे, सभी राजनीतिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से, जातीय रूप से या अन्य तरीके का सम्मान मिलेगा। जब राष्ट्र एक होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र ताकत होगा। इसलिए राष्ट्रवाद की भावना को सबों को रखते हुए आज हम आह्वान के साथ यहाँ आइए, हम लोग इस आजादी के गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर हम सब एक साथ शपथ में कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए पहले राष्ट्र तब हमारा अपना धर्म हो, पहले राष्ट्र तब अपना निजी धर्म। राष्ट्र की प्रगति में हमारी प्रगति है, राष्ट्र की ताकत में हमारी ताकत है। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आए हुए सभी अतिथियों का, आप सब लोगों का, हमने जो हमारे जवान जिन्होंने आज की परेड में हिस्सेदारी की, भागीदारी करी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे कप्तान साहब उन्हें इस मौके पर जिन लोगों ने परेड में हिस्सा लिया है 3 दिन का अवकाश देने का काम करेंगे। 3 दिन का उन्हें अवकाश मिलेगा और मैं आप सब लोगों को, जिन लोगों ने पूरे कार्यक्रम में हिस्सेदारी की, उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए और 74वें गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर बहुत बहुत बधाई और